Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School, and this is another part of my video for class 8th, chapter 1, how, when and where. So बच्चों, in my last video I was telling you about colonialism. इसके बारे में मैंने आपको last point ही बताया था. So today we will discuss the term colonial and some sources of information historians use to collect the data अबाउट अवर पास्ट. इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द पीरियड. मैंने बताया था उसको कैटेगराइज किया था पीरियड्स में. तो बताते मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर वो जो पीरियड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्रिटिश रूल वाला, उस पीरियड को बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल भी बोला है, कॉलोनियल टर्म यूज़ किया है उसके लिए. सो व्हाट इज़ कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या है? So they are telling you will read in this book the way British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स and राजास. तो चलिए, ये तो आपको ये बता रहे हैं ये वाली चीज़. दे मीन टू से कि आप जितना भी आप इस बुक में आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो उसमें मोस्टली आप वही पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश रूल में इंडिया की क्या कंडीशन थी. मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद बोला भी था ये वाली चीज़ डिस्कस करने के लिए. तो इसमें क्या है कि जो तरीका था ब्रिटिशर्स का, दे केम हियर, वो यहाँ पर आए थे टू कॉन्कर द कंट्री. कॉन्कर मीन्स जीतने के लिए इस देश को, हमारे देश को, इंडिया को, उस पर विजय पाने के लिए और अपना रूल यहाँ पर, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए. तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने धीरे धीरे सारी चीज़ों को, नवाब और राजा, इनके आने से पहले इंडिया में रूल होता था या तो नवाब्स थे या फिर राजा थे, राजपूत राजा वगैरह, इन्हीं का रूल था. मुगल्स थे, तो उनके जो थे उनको उन्होंने धीरे धीरे सब्जुगेट करना स्टार्ट किया था. मीन्स अपने अंडर में लेना, अपने कंट्रोल में. बट उन्होंने इस तरीके से ये नहीं किया था कि आकर अटैक किया हो और तुरंत, जैसे कि अभी तक हुआ करता था कि लोग अपने जो है किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए दूसरे नेबरिंग अपने उस पर किंगडम पे अटैक कर लेते थे, फिर उसको अपने कंट्रोल में कर लेते. नो, इनका तरीका ये नहीं था. ये इन्होंने बहुत चालाकी से, दे केम हेयर एज गेस्ट. जैसे कोई गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, मेहमान बनकर ये आए और व्यापार करने के लिए आए. बट जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ की सोसाइटी देखी, वेल्थ देखी. इंडिया, आपको पता होगा, एक सोने की चिड़िया के रूप में हमारा देश माना जाता था. तो यहाँ आकर देख कर ना उनकी आंखें फैल गई. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि अब आए तो हम व्यापार करने के लिए थे, अब एकदम से ऐसे तो हम अटैक तो कर नहीं सकते हैं. तो उन्होंने फिर अपना माइंड चलाया इस चीज़ में और उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे नवाबों को, राजाओं को अपनी बातों में लेकर, उन्हें बहला फुसलाकर उनको अपने कंट्रोल में करना शुरू किया. सो you will see how they established control over the economy and society, collected revenues to meet all their expenses, bought the goods they wanted to in low prices, produced crop they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. अब ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या क्या करना शुरू किया. उन्होंने यहाँ रहकर सबसे पहले तो शुरू किया लोगों को, हमारे नवाबों और राजाओं को अपने मुट्ठी में लेना. उनको इस तरीके से अपने बातों में करके उनको उन्होंने, मतलब एक तरीके से अपने जादू में उन्होंने ले लिया, अपने कंट्रोल में. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश की इकोनॉमी को, सोसाइटी को कंट्रोल करना शुरू किया. इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे किया? बिजनेस के नाम से करते करते हड़पना शुरू कर दिया. एक जगह पर अपना कब्जा जमाया कि मैं यहाँ का, हम सारा ये हम संभाल लेंगे, व्यापारिक जितना भी हिसाब किताब है वो हम कर लेंगे. इस तरह करते करते एक कंडीशन ऐसी आई कि नवाबों और राजाओं को एक तरह से उल्लू बना दिया. उनकी सारी पावर खुद ले ली उन्होंने और हर चीज़ पर अपना कब्जा कर लिया. अब तो वो क्या कर सकते थे, अब वो आराम से उन्होंने पूरी रुपए पैसे इकोनॉमी भी अपने हाथ में कर ली. और फिर वो क्या करते थे, साथ सब जगह से, हर राज्य में से अब रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे. जितने भी वो टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, उनको कलेक्ट करते थे, क्योंकि उन्हें वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे. तो अपने खर्चे जो हैं, अपने एक्सपेंसेस जो हैं, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों में और सब जगह से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना शुरू करा. फिर क्या किया, फिर जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती थी, जो चीज़ें हमारे यहाँ काफ़ी तरह की खेती होती थी, काफ़ी चीज़ें जो थे, व्यापार तरह तरह के चलते थे, तो वो उन चीज़ों को जो है खुद नीचे नीचे एकदम
चीप रेट्स पर ख़रीद लेते थे यहाँ से, और वो चीज़ें यहाँ पर उगवाते थे। क्रॉप्स उन्होंने जो उगानी शुरू करवाई वो उन चीज़ों की जिनको कि वो बाहर जो है एक्सपोर्ट कर सकते थे, समझ रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के अपने हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ें चलाना शुरू करी यहाँ पर, धीरे धीरे धीरे। ये चीज़ें ग्रेजुअली हुई हैं, एकदम से एक दिन में नहीं हुई। तो इस तरीके से अब आप ये चीज़ें आप देखेंगे कैसे कैसे चेंजेस, परिवर्तन हमारी सोसाइटी में, हमारे लिविंग स्टाइल में, हमारे पूरे चीज़ों में कैसे चेंजेस आने शुरू हो गए, और चेंजेस ऐसे जो हमें पता भी ना चले। हमारे भाई ये अतिथि हैं और ये हैं, या फिर हम इनसे व्यापार कर रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं चला कि हमारे घर में घुसकर ही इन्होंने हमें अपना स्लेव बना लिया और ख़ुद हमारे मास्टर बन गए। सो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इसके जितना आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ब्रिटिश रूल में धीरे धीरे उन्होंने हमारे ऊपर अपनी वैल्यूज़, यानी अपने उनकी जो कल्चर वगैरह था, अपने जो भी उनकी सोच थी वो, और अपने टेस्ट यानी अपना स्वाद जो उन्हें पसंद था वो सब खाना पीना, अपने कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, अपने वही रीति रिवाज जो थे वो सब हमारे ऊपर थोपना शुरू कर दिए। मीन्स हमारी सोसाइटी में हमारा कल्चर ना चलकर उनका कल्चर आने लगा। एक समय ऐसा आया when the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic and social and cultural changes, we refer to the process as colonization. So अब क्या कहने की बात है, जब किसी का आधिपत्य इतना ज़्यादा किसी सोसाइटी पर, दूसरी सोसाइटी पर हो जाता है कि फिनेंशियली और क्या नाम है आपका, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली और सोशली, इवन कस्टम्स में, सारी चीज़ों में कल्चरल जो चेंजेस जब इतने हद तक किसी दूसरी कंट्री पर हावी हो जाते हैं, सो दिस टर्म इज़ कॉल्ड कोलोनाइजेशन। यानी इस पूरी टर्म को, इस पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं कोलोनाइजेशन के नाम से। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। सो यू विल हाउएवर फाइंड that all classes and groups did not experience। हाँ, अब आगे ये बात आ रही है कि आप हालांकि समझ सकते हैं कि ये सारे चेंजेस जो हैं ये हर एक वर्ग में, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है, आपने मिडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि हमारा देश, हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी भी उस वक्त जो है कुछ वर्गों में क्लासिफाइड थी, ग्रुप्स में बटी हुई थी, है ना। तो यानी इसका अलग अलग जो है, इनके कोलोनाइजेशन का, अंग्रेज़ों के प्रभुत्व का असर जो है, प्रभाव जो है, वो हर एक वर्ग पर अलग अलग तरीके से पड़ा। ऐसा नहीं था कि सब पे बिल्कुल एक सा पड़ा, हर वर्ग पर जो है अलग अलग पड़ा। किसी को ज़्यादा सहन करना पड़ा, किसी को कम सहन करना पड़ा, सब अपने अपने तरीके से एक वक्त ऐसा आया कि मजबूर हो गए। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड, इसलिए आपकी बुक का नाम क्या रखा गया है, आवर पास्ट्स। आपने ध्यान दिया, आवर पास्ट्स इन प्लूरल, समझ रहे हैं। यानी एक इतिहास नहीं, इतिहास बदला कई तरीके से, कई जगहों पर। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा नए टॉपिक के साथ। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है ये सब हुआ, कैसे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो, तो हिस्टोरियंस जो हैं वो कई चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है राइटिंग्स। अगर कहीं पर राइटिंग्स, रिटन वर्क हमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड हो जाता है फिर तो हिस्टोरियंस के लिए। सो ये इस बात को कितना टाइम हो चुका था, लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो दैट ये इतनी भी पुरानी चीज़ नहीं है। तो उसमें क्या था कि काफ़ी कुछ रिटन मटेरियल जो है वो हिस्टोरियंस को प्रोवाइड कराता है ये एरा जो था, जिससे समझने में बहुत आसानी होती है कि उस वक्त क्या था, कैसी कंडीशंस थी और क्या कुछ चेंजेस हमें मिले और कितने हम बदले या कितना भी हमारे ऊपर टॉर्चर किया गया। ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड हो जाती हैं। तो पॉइंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन जो था उस वक्त का, प्रशासन जो था वो है, उसने वो जो है वो रिकॉर्ड्स रखता था, तो वहाँ से रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश रूलर्स जो थे उनका काम बड़ा ही मतलब क्या कहना चाहिए, सिस्टमैटिक था। ये बात में कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं हमें कि उनका काम करने का तरीका काफ़ी हद तक बड़ा सिस्टमैटिक था, हर चीज़ सिस्टम से थी। ये नहीं था कि बस अच्छा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा कि उससे पहले कई लोग आए जिन्होंने इंडिया पर, मतलब भारत हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश की,
तो वो लुटेरे से महमूद गजनवी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, कई मंगोल वगैरह इन लोगों ने जो अटैक किए, तो उनका उद्देश्य केवल ये रहता था कि वो आते थे, अटैक करते थे और लूट पाट कर कर और चले जाते थे, बर्बाद करके बिल्कुल, वो खजाना वगैरह से लूट ले जाते थे। तो ये बड़े सोफेस्टिकेटेड लुटेरे थे। मैं कहना चाहूँगी अपने टर्म्स में, ब्रिटिशर्स जो थे बड़े ही सोफेस्टिकेटेड, बड़े ही तौर तरीके वाले कल्चर्ड लुटेरे थे। ये वैसे लुटेरे नहीं थे कि इन्होंने आए और बंदूक रखी हमारे सर पर और फटाक से निकाला। नो, इनका सारा मोटिव ये था कि इन्हें अपनी जड़ें बिठानी थी भारत के अंदर, बिल्कुल, ताकि वो अपने तरीके से उसे चला सकें। ये नहीं था सिर्फ कि जो माल पानी लूटेंगे तो एक बार में लूट के चले जाते, नो। तो उन्होंने सारा काम बड़ा सिस्टमेटिकली किया। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। उनका हमेशा से ये मानना रहा था कि जो एक्ट राइटिंग जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को, कोई हम नई चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब हर चीज़ के रिकॉर्ड्स होने चाहिए। सो every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up। मतलब वो जो भी काम करते थे, किसी भी तरीके के एग्रीमेंट हैं या फिर प्लान हैं या फिर पॉलिसीज़ हैं, डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं उनको रिटन में करते थे बाकायदा। जो उनका उस समय गवर्नर होता था या जो भी उनके जो मेन जो होते थे, तो उनके हस्ताक्षरों यानी उनके सिग्नेचर्स के साथ बाकायदा रिटन एक जो है वो पूरा उनका एक पेपर तैयार होता था, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते थे, उस तरीके से वो काम करते थे। वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो उनका ये मानना था अगर एक बार क्लियरली हम सारी चीज़ें लिख के पूरे से तैयारी कर लेंगे तो फिर हम उसे अच्छे से फॉलो करवा पाएंगे। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। ये चीज़ें कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने एक नए तरीके का कल्चर जो है इंडिया में स्टार्ट किया था। कुछ हद तक तो वो कुछ चीज़ें आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। आपने आज भी देखा होगा, आज जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कुछ भी किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर आता है, कोई रूल्स भेजे जाते हैं या कोई किसी भी तरीके की कोई बात कही जाती है, तो एवरीथिंग इज़ रिटन इन देयर। आप अब देखिए, आप कोई भी निकलते हैं, आपके डीएम निकालते हैं, ये निकालते हैं, जो भी चीज़ें निकालती हैं ऑर्डर्स, सीएम निकाल रहे हैं, पीएम कोई चीज़ कह रहे हैं तो ये उन्होंने मुंह से कह दी और हो गई। एवरीथिंग इज़ रिटन, हर चीज़ रिटन में आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें हम अब तक उसको भी फॉलो कर रहे हो, अच्छी भी हैं। तो ये जो तौर तरीका था ब्रिटिशर्स का, ये जो है ये ही आगे चल के नोटिंग्स और रिपोर्ट्स में जो है तब्दील हुआ। द ब्रिटिशर्स आगे क्या बढ़ते हैं, द British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved। उनका ये मानना था कि जितने भी लेटर और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको बहुत तरीके से संभाल कर रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या करा था, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ एक रिकॉर्ड रूम जो है उसको अलॉट कर दिया था, उसको साथ में अटैच्ड कर दिया था, ठीक है, जिसमें सारे लिखा पढ़ी, जैसे हम ऑफिसेस बोलते हैं ना आज भी, उस तरीके के ऑफिसेस उन्होंने बनाने, ये तरीका उन्होंने शुरू भी किया। मतलब ये ठीक भी था, सिस्टमेटिक था। तो जैसे गांव में तहसीलदार का ऑफिस था, कलेक्ट्रेट था, कमिश्नर ऑफिस में कलेक्ट्रेट था, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ में लॉ कोर्ट्स वगैरह, ये सब इनमें एक रिकॉर्ड रूम होते थे, ठीक है, जिनमें सारे उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिटन होते थे वो सब फाइल्स और फोल्डर्स में, आर्काइव्स में रखे जाते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि इस तरीके से जो है आर्काइव्स और म्यूज़ियम्स वो बनने शुरू हुए धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स के, तो वही आगे चल के हमारे काम भी आए। तो लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। तो यानी वो चीज़ें जो 19th सेंचुरी के आस रखी गई थी, जितनी भी आर्काइव्स में संभाल कर म्यूज़ियम्स में, उन्हें हम आज भी उनको निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो वो हमें दर्शाती हैं उस वक्त का क्या हिसाब किताब था, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्टडी, तो आप उन चीज़ों को आज भी पढ़ सकते हैं। वो जिस समय के उस समय के जो ऑफिशियल्स थे, जो टॉपर थे, एडमिनिस्ट्रेटर, सो उन्होंने जो उस चीज़ों को प्रिपेयर करा है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस वो दिया करते थे, किस तरीके से उनका पूरा वर्क का सेटअप होता था। सो in the early years of 19th century these documents were carefully copied and beautifully written by calligraphists। कैलीग्राफिस्ट कौन होते थे, जिनकी राइटिंग जो है एक अलग स्टाइल की ब्यूटीफुल राइटिंग में जो थे उस तरीके से उन चीज़ों को तैयार कराया जाता था। कैलीग्राफी एक आर्ट है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए।
तो इन द मिडल ऑफ 19th century with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department. तो इन सारी जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी प्रिंटिंग प्रेस तो स्टार्ट हो चुकी, तो उनमें कॉपीज़ करवा कर जगह जगह रिपोर्ट जो है वो सारे रिकॉर्ड्स में रखी जाती थी। ये देखिए, ये एक दे रखा है इन्होंने आपको, यू कैन सी दिस बिल्डिंग। तो ये एक बिल्डिंग है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, जो कि बनी थी 1920 सेंचुरी में, ठीक है। इट वॉज सिचुएटेड न्यू दिल्ली। द नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्काइव बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइसरीगल पैलेस। तो वहाँ पर दिल्ली में एक जगह थी जहाँ पर उन्होंने ये नेशनल आर्काइव जो है और नेशनल म्यूजियम ये साथ साथ ही उन्होंने कर रखे थे। ये बनी थी सबसे पहले 1920 में। तो ये इसकी तस्वीर है। तो इस तरीके से ये जो है ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स रखने के लिए आर्काइव बनाए जाते थे। सो चलिए, तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि क्या उनका काम करने का तरीका था। और एक निगाह इधर भी डाल लेते हैं, ये आपकी रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, ये होम डिपार्टमेंट में भेजी जाने वाली रिपोर्ट्स थी जो इस तरीके से लिखी जाती थी। 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ mutiny that broke out on the ships एंड ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। मतलब जो उस समय जो भी थोड़े से सर उठा रहे थे या जो भी चीज़ें फेस कर रहे थे जगह जगह पर, तो वहाँ की रिपोर्ट इस तरीके से पब्लिश होकर और प्रिंट आउट होकर भेजी जाती थी आपके हेडक्वार्टर्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बच्चों। कोशिश कीजिए पढ़ने की, समझने की। सो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, आई नो, और आप भी समझ रहे हैं, बड़े बड़े समझदार बच्चे हैं आप लोग बेटा, ठीक है। सो फोकस ऑन योर स्टडी टू। Okay, that's all for today. Bye bye.